जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोर एजुकेशन 07 पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से जारी कर रखे होंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में, ठीक है, कार्बन के अपर रूप के बारे में। तो अपर रूप होते क्या हैं, सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे, फिर कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, तो अपर रूप क्या होते हैं? तो गाइस, आप सबको पता है कि जो कार्बन होता है हमारी प्रकृति में डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन उस कार्बन की जो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी केवल चेंज रहती है और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं रहती, यानी कि आपका भौतिक गुण होते हैं वही चेंज होते हैं और रासायनिक गुण में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपर रूप क्या होते हैं, ठीक। किसी तत्व के ठीक है, एक से अधिक रूप जिसमें उसके भौतिक गुणों में चेंज होते हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रायः क्या होती हैं, समान रहती हैं। तो इन रूपों को ही उस तत्व का क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, ठीक है, उस तत्व का ही अपर रूप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखे ले रहे हैं कि अपर रूप होते क्या हैं। ठीक है, यदि किसी तत्व के भौतिक गुण, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, यदि किसी तत्व के रूपों के, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में, यदि किसी तत्व के विभिन्न रूपों के, यदि किसी तत्व के विभिन्न रूपों में, यदि किसी तत्व के विभिन्न रूपों में भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण समान तथा रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं, भौतिक गुण असमान यानी अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण असमान तथा रासायनिक गुण समान, प्रायः समान होते हैं, प्रायः समान होते हैं। तो इन रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं, उस तत्व का अपर रूप कहते हैं, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। यदि किसी तत्व के डिफरेंट फॉर्म में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज रहे, ठीक है, डिफरेंट रहे, और जो केमिकल प्रॉपर्टी हो वो सेम रहे, तो इन रूपों को ही क्या कहते हैं, उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। तो जो कार्बन के मेनली 3 मेन अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरेंस, ठीक है गाइस। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, इसको मिटा रहे हैं। चल, तो कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन का अपर रूप क्या होता है। तो कार्बन के मेनली 3 आपके अपर रूप होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3। पहला होता है हीरा, फिर ग्रेफाइट, फिर फ्लोरेंस, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, ठीक है, ये लिखो। हीरा को बोलते हैं इंग्लिश में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस,
फुलरेंस, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस। ठीक है, अब सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि हीरा के बारे में यानी डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे और फुलरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हीरा और ग्रेफाइट को कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी हमको पढ़ने में। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को क्या करें, कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आपको अगर शॉर्ट नोट इनमें से किसी पर लिखने के लिए आ गया कि आप कार्बन का अपर रूप लिखिए या हीरा या ग्रेफाइट या फुलरेंस के बारे में आपको लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है तो मिनिमम आपको कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, मिनिमम आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हम आपको बताएंगे 6 से 7 पॉइंट, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस केवल पॉइंट ही याद रखने हैं बस। चलिए, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ लीजिए, एक तरफ डायमंड कर लीजिए, दूसरी तरफ ग्रेफाइट कर लीजिए। ये हो गया डायमंड हो गया और ये आपका ग्रेफाइट हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये एक सबसे जो कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, हीरा और ग्रेफाइट के लिए, सब के लिए, तीनों के लिए, फुलरेंस, हीरा, ग्रेफाइट तीनों के लिए, कि यह बात करें अगर हीरा या ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट या डायमंड की बात करें तो एक जो कॉमन पॉइंट है ये लिखना है आपको एग्जाम में कि डायमंड आपका कार्बन का सबसे प्रमुख, ठीक है, अपर रूप में से एक है। ग्रेफाइट आपके कार्बन के मेन अपर रूप में से एक है। ये आपका फुलरेंस आ जाए तो फुलरेंस में आपको लिखना है कि फुलरेंस कार्बन के प्रमुख अपर रूप में से एक है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट सब में कॉमन रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि डायमंड सबसे क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, डायमंड सबसे हार्ड होता है। ठीक, यानी कि डायमंड सबसे कठोर होता है, ये आपको लिखना है कि कठोर होता है। क्लियर है? आपको ग्रेफाइट में लिखना है कि ये आपका सॉफ्ट होता है। क्या होता है, मुलायम, सॉफ्ट, मुलायम आपको लिखना है। ठीक है, हीरा आपका क्या होता है, कठोर होता है और ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखना है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, हाई, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इसकी क्या होती है, और डायमंड की तुलना में कम होती है, डायमंड की तुलना में कम। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी डायमंड की तुलना में कम होती है। ठीक है, क्लियर? चलो, और आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो डायमंड होता है, जो कार्बन का अपर रूप है डायमंड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई। हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व। यहाँ पे याद रखना है कि डेंसिटी, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसका नाम रखेंगे, नाम याद रखेंगे, हिंदी में लिखना है कि इसका घनत्व ज़्यादा होता है। डायमंड का घनत्व ज़्यादा होता है और जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का घनत्व डायमंड की तुलना में कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका डायमंड का हाई होता है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायमंड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका डायमंड के कंपैरिजन में क्या होता है, डायमंड के कंपैरिजन में कम होता है ये। क्लियर? ऐसे पढ़ोगे तो दोनों एक साथ में होते चले जाएंगे और ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको याद रखना है, पहला पॉइंट सब में कॉमन रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपका डायमंड कठोर होता है और ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है। तीसरा पॉइंट है डेंसिटी, डायमंड ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है, यानी इसका घनत्व ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट डायमंड की तुलना में कम डेंस होता है।
तीसरा आपको मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है कि जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो आपका ग्रेफाइट है इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की तुलना में कम होता है। पांचवा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बताइए। पांचवा पॉइंट ये आपको याद में रखना है कि जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में इसकी बॉन्ड लेंथ आपको याद रखनी है। कार्बन और कार्बन के बीच में इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो ग्रेफाइट होता है इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर, ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। छठवां पॉइंट में आपको ये लिखना है कि जो आपका कार्बन होता है, जो डायमंड होता है, डायमंड में जो आपके चारों कार्बन होते हैं आपके, ठीक है, ये सबको पता है कि जो कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन्स हो गया, इन सब में केवल कार्बन तत्व ही पाया जाता है और कोई तत्व नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है डायमंड में, जो कार्बन की किसी एक कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी 4 होती है और इसी कार्बन की चारों वैलेंसीज अदर कार्बन के साथ लगी होती हैं। यानी इसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है कोई भी फ्री नहीं होती है। कोई भी जब वैलेंसी फ्री नहीं होगी, इस कार्बन में किसी की वैलेंसी, इस वाले कार्बन के देखो कोई भी फ्री नहीं होता है। जब फ्री नहीं होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में फिर क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, यानी बिजली वहाँ पे प्रवाहित नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। क्योंकि इसकी सारी वैलेंसी क्या है, इसकी जितनी भी कार्बन की संयोजकता है सारी एक दूसरे कार्बन से अटैच्ड हैं, दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। जब फ्री नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं छठवां पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम छठवां पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है, अचालक होता है। ये बिजली का या विद्युत का अचालक होता है, ठीक है, ये विद्युत का अचालक होता है। छठवें पॉइंट की बात करें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है ये भी आपका कार्बन से ही मिलकर बना होता है, केवल कार्बन। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन की 4 ये आपकी वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट में 3 वैलेंसी ही अदर कार्बन से लगी होती हैं। जो इसमें चौथी वैलेंसी होती है ये वाली फ्री होती है, ठीक है। अगर वैलेंसी फ्री हो गई तो मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर है किसी आपके ऑब्जेक्ट में या किसी वस्तु में तो इसका मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि जो आपकी बिजली होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही इधर से उधर फ्लो हो पाती है। अगर किसी चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना आपको ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है यानी सुचालक है, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये क्या है आपका नॉन कंडक्टर। नीचे दिख रहा है सर, ठीक है। ये थे आपके 6 पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट वो बता दिया, उसके बाद आपको बताना है कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। इसकी डेंसिटी बता देनी है कि ये आपका जो डायमंड है वो ज़्यादा डेंस होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो कम डेंस होता है डायमंड की तुलना में। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, इसका डायमंड की तुलना में ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। इसके बाद बात करें जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है डायमंड में 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती 1.42 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है, ये होती है। उसके बाद बात करें छठवां पॉइंट तो अचालक होता है। डायमंड आपका क्या होता है, अचालक होता है। क्लियर है, ये हो गया। और ये आपका सुचालक होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बोल सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं और जो 7वां पॉइंट है, 7वें पॉइंट में आपको डायमंड का फिगर बना देना है, ठीक है। 7वें पॉइंट में इसका फिगर बना देना है, बस काम ख़त्म। फिगर बना दोगे आधे पेज में तो वैसे ही पहुंच जाएगा।
जब फिगर बन गया आधे पेज में हो गया, आधे पेज में आपने लिख दिया, मतलब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरेंस की बात करते हैं। ठीक है, फुलरेंस की बात करते हैं। कितने लोग हैं जो फिगर नहीं बना पाते हैं इसमें? चलो बताए दे रहे हैं, डायमंड का और ग्रेफाइट का फिगर किस तरीके से बनता है। बहुत आसान तरीका है। चलो देखो, डायमंड का फिगर बनाना आपको। हेक्सागन बना लेते हो तो काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये बन गया आपका। ऐसे करके जितने जोड़ते चले जाओगे बड़ा बनता चला जाएगा। चलो अच्छा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा ले रहे हैं एक स्टेप में। ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, ये चलो इसको थोड़ा सा और सही कर ले रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, इसमें जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, ये दूसरे वाले का मतलब इसकी कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब में कार्बन पाए जाते हैं और कुछ नहीं होता, केवल कार्बन कार्बन ही होता है। सभी जगहों पर आपका केवल कार्बन ही पाया जाएगा। ये क्लियर। इस तरीके से आपका फिगर बनता है। जहाँ पे गोला कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन लगे होते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन इस तरीके से। और जो आपका कार्बन होता है यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 1 2 3 है, चौथी वैलेंसी इससे लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और क्या करेंगे, ये बन गया आपका। चलो जोड़ते चले जाना है, बस काम ख़त्म। 4 4 दिखा देना है, काम ख़त्म। कोई फ्री नहीं रहना चाहिए, बस इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। सबको 4 4 कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका डायमंड। ये हो गया आपका डायमंड। क्लियर। अब बात करते हैं फ्लोरीन्स के बारे में। ठीक है, चलो फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अभी जो मैंने बताया बॉन्ड लेंथ ना, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इस कार्बन से, यानी चाहे इस कार्बन की बात करें चाहे इस कार्बन, इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। 5.4 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस होती है आपकी। क्लियर है। ये हो गया आपका। अब इधर बनाना है आपको ग्रेफाइट का फिगर। क्लियर। चल, तो जो ग्रेफाइट होती है आपकी इसमें इस तरीके से, यहाँ पर भी इसी तरीके से होती है। ये ठीक है, ऐसे ही जुड़ते चले जाते बहुत सारे। फिर वही चीज़ यहाँ पे बनी होती है, ये लेयर में होती है, लेयर बाय लेयर। इसी तरीके से होती है, लेयर बाय लेयर।
इसी तरीके से जुड़े होते हैं आपके। क्लियर है? चलो, यहाँ पे क्या होता है, ये आपके कार्बन होते हैं, ये आपके सारे कार्बन होते हैं, तो ये इस वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, इस तरीके से डॉट डॉट बंधे होते हैं। ये वाला इधर जुड़ा होता है, ये वाला इधर यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, ये वाले यहाँ पे जुड़े रहते हैं, इसी तरीके से आपके बने रहते हैं ये नीचे वाले से। क्लियर है? ये सभी कार्बन आपके नीचे वाले से जुड़े रहते हैं। ठीक है? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसी जैसे बनते हैं, ये वाले इससे जुड़े रहेंगे। फिगर दिख रहा है सर? फिगर दिख रहा है? ठीक, ये हो गए, इस तरीके से बनाया जाता है आपका, ये आपका ग्रेफाइट हो गया। ये इस तरीके से मिले होते हैं। ठीक है? ये आपस में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ये हो गया आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से आपको फिगर बना देना आधा पेज में, तो यही आ जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं आखिरी जो आपका एलोट्रोप्स है कार्बन का, ग्रेफाइट फुलरीन्स के बारे में। ठीक है? फुलरीन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, फुलरीन्स, ये हो गया फुलरीन्स। ठीक है? जो फुलरीन्स होती है, इसकी खोज किसने की थी? ये बकमिंस्टर फुलर करके एक कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। बकमिंस्टर फुलर, क्या नाम था उसका? बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था उनका? बकमिंस्टर फुलर। तो इसकी खोज इन्होंने की थी, बकमिंस्टर फुलर ने की थी। तो पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट तो सब में कॉमन था, जो मैंने बताया था कि ये कार्बन का प्रमुख अपर रूप में से एक है। दूसरा है, फुलरीन्स की खोज बकमिंस्टर फुलर ने की थी, इसलिए फुलरीन्स का दूसरा नाम बकमिंस्टर फुलर भी कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन्स भी कहते हैं। बक, ठीक है? इसका दूसरा नाम बकमिंस्टर फुलर, फुलरीन्स। ठीक है? इन्हीं के नाम पर पड़ा है ये, बकमिंस्टर फुलर भी, या फुलरीन्स को बकमिंस्टर फुलरीन्स भी कहते हैं। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है? जो फुलरीन्स का स्ट्रक्चर होता है ये फुटबॉल के जैसे होता है। किसके जैसे? फुटबॉल। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसे होता है। ठीक है? जब फुलरीन्स होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CN। क्या होता है? CN। इसका सामान्य फार्मूला होता है CN, जहाँ पे N की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद डॉट डॉट 350, उससे ऊपर भी जो जितने भी वैल्यूज़ आप पुट करते चले जाओगे, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की जाती हैं। ठीक है? ये हो गया। अब फुलरीन्स का दूसरा एक और नाम है, इसको C60 भी कहते हैं। फुलरीन्स का दूसरा नाम है C60, इसको कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है फुलरीन्स को। क्लियर है? ये हो गया। इसकी खोज किसने की थी? फुलरीन की खोज की थी बकमिंस्टर फुलर ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन्स भी कहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर, जो फुलरीन्स की जो संरचना है फुटबॉल के जैसी थी, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है फुटबॉल के जैसे। और इसका जो सामान्य फार्मूला होता है CN, जहाँ पे N की वैल्यू होती है 60, 70, 80, 90, इस तरीके से। ठीक है? अब इसके बाद इसको दूसरे और अन्य नाम से जाना जाता है C60, यानी कार्बन 60 के भी नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? और एक बात और याद रखना है कि जो आपका फुलरीन्स है, ठीक है, फुलरीन्स है, इसमें 2 तरीके के रिंग पाई जाती हैं। एक जो कार्बन होते हैं उसमें 6 कार्बन की रिंग पाई जाती है, एक 5 कार्बन की रिंग पाई जाती है। यानी इस तरीके से 5 कार्बन की व 6 कार्बन की रिंग पाई जाती है। ठीक है? कार्बन की रिंग।
अभी जैसे फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 5 कार्बन की और 6 कार्बन की रिंग पाई जाती है। तो ये हो गए आपके पहला पॉइंट कॉमन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7 पॉइंट तो अभी हो गए, एक इसका फिगर बना देना है। 8 पॉइंट हो गए। अगर इतना काम कर दिया मतलब एक पेज का काम हो गया। यानी आपको शॉर्ट नोट अगर फुल रेंज पे लिखने के लिए आ जाएगा तो आप एक पेज आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, पहला हो गया बकमिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बकमिस्टर फुलरेंस कहते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के जैसी होती है। ठीक है, फुटबॉल के जैसी। और इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CN, जहाँ पे N की वैल्यू 60, 70, 80, 90 एबव तक। ठीक है, 350 से एबव भी लिख सकते हैं ऊपर। और इसका जो एक दूसरा नाम है, इसको फुलरेंस को एक अन्य नाम से जाना जाता है C60 के नाम से, यानी कार्बन 60 के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका फुलरेंस होता है, फुलरेंस में जो आपका फुटबॉल स्ट्रक्चर बनता है उसमें 2 तरीके की रिंग पाई जाती हैं, एक 5 कार्बन की, एक 6 कार्बन की। ठीक है, 5 कार्बन की रिंग और 6 कार्बन की रिंग पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस किए ले रहे हैं। ठीक है, फिगर बनाए ले रहे हैं इसका। चलो फिगर, फुलरेंस का फिगर। सबसे पहले आपको पता है फुटबॉल कैसा होता है, गोल होता है, गुंबद टाइप में ना, ऐसे बना लेंगे गोल। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने बताया कि इसमें जो कार्बन की रिंग होती हैं वो 2 तरीके से पाई जाती है, एक 5 कार्बन की होती है, एक 6 कार्बन की होती है। ठीक है, तो आपको बनाना है तो बीचों बीच से ऐसे बनाना शुरू करो। ये हो गया आपका 6 कार्बन की रिंग हो गई आपकी ये। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग हो गई है। फिर उसके बाद आपको बनाना है 5 कार्बन की रिंग हो गई। अब बाकी जो भी बनाना है आपको इस तरीके से बना लो आप। ये बनाते चले जाओ, बन जाएगा, जुड़ जाएगा, काम खत्म, ये बन जाएंगे आपके। ठीक है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, बस ऐसे ही जोड़ते चले जाना है आपको। 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये हो गए 6। 5 कार्बन के भी कुछ बना ले रहे हैं ना, ये बन गए आपके 1 2 3 4 5, अरे बना लिया ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बना लेना है यहाँ पे। ये हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाते हुए चले आना है आपको। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर, आपका फुलरेंस का स्ट्रक्चर बन गया। इसी को बोलते हैं C60। क्लियर है? ये हो गया आपका फुलरेंस का स्ट्रक्चर। जोड़ते चले जाओ, किसी से भी जोड़ दो इसको भाई, ऐसे करके ऐसे करके। बस अब नहीं समझ में आ रहा होगा, अब सही समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका बन गया फुलरेंस का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? ठीक है, तो ये थे आपके कार्बन के अपर रूप। जो मेन आपके 3 अपर रूप होते हैं, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये तीनों आपके स्ट्रक्चर थे और तीनों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो
आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले लेक्चर में आपसे बात होगी। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पर एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहीं पर हम लोग IUPAC के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।